ओके क्लास, तो यहाँ हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं। इस छोटी सी दुनिया के छोटे से देश भारत में छोटे से राज्य गुजरात के छोटे से शहर अहमदाबाद की एक कॉलेज में एक छोटी से क्लासरूम की बात है। भारी दोपहर का समय, हिस्ट्री की क्लास और बच्चों का उतरा चेहरा। वैसे तो अभी अभी क्लास ख़त्म हुई है, लेकिन सारे बच्चे अभी भी नींद में हैं और गर्मी से तड़प रहे हैं। और उन बच्चों में से एक ग्रुप में कुछ बात चल रही है, और वो बात है यार गर्मी तो ऑलरेडी मार ही रही थी, ऊपर से हिस्ट्री का लेक्चर। सही में बहुत बोरिंग लेक्चर था। ऐसा कोई लेक्चर होता है क्या? अरे यार, इस बार का हिस्ट्री का असाइनमेंट बहुत बोरिंग है। हम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या करना है कि कैसे पुराने हाउसेस अपना फॉर्म लिया करते थे। वही तो बात है, कौन आजकल बाहर जाके हाउस के फॉर्म देखता है। भाई पहले तो हम फॉर्म को क्या क्या बोलते थे, आकार, स्ट्रक्चर, भाई और काफी कुछ याद भी नहीं है। अच्छा गगन, तो यही कुछ बोलता था ना, मेरे को लगा कुछ। अरे हाँ भाई, तू अपना दिमाग दूसरी डायरेक्शन में मत भगा कर। अरे भाई लोग ट्रैक पे वापस आ गए, ऊपर से सबमिशन भी जल्दी है। वैसे भी जब हम कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो हम सिर्फ मॉन्यूमेंट देखते हैं, उसका फॉर्म नहीं देखते। पर आजकल तो घर के फॉर्म तक एनालाइज करना पड़ रहा है। भाई अब हम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, चाहे पसंद हो या ना हो, काम तो करना पड़ेगा ना। कि जब घर या मॉन्यूमेंट बना था तब का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट कैसा था, और टेक्नोलॉजी कैसी थी, और सोसाइटी कैसी थी, वो भी तो मैटर करता है। चलो एक काम करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ कोई अच्छी किताब मिल जाएगी। हाँ श्रीमान भाई, सही है। वैसे भी गर्मी बहुत है, वहाँ एसी भी होगा, काम का काम हो जाएगा और ठंडी की ठंडी। लेकिन अरे बुक कौन सी लेनी है, किसी को आइडिया है? अरे यार कथन, वहाँ जाके देख लेंगे, कोई ना कोई बुक तो मिल ही जाएगी। क्या पता कोई डायरेक्ट बुक ही मिल जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। सब लोग क्लासरूम से लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे और रास्ते में थोड़ी थोड़ी मस्ती चल रही थी। सारे दोस्त लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और बुक ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं। एक काम करता हूँ कि मैं शेल्फ बी के पास जाता हूँ, जहाँ आर्किटेक्चर के रिलेटेड बुक्स होती है। ऐसा हो तो दूसरे शेल्फ में मैं चेक करता हूँ। फाइनली मिल गई। मेरे हाथ ही आनी थी ये किताब, सबसे ऊपर जो पड़ी थी। बस ज़्यादा उछल मत, एक बार चेक कर कौन सी बुक है और कौन ऑथर है और कितना रिलेटेड कंटेंट है इसमें। वही तो पता चला कि बुक कुछ काम की ही ना हो और तुम इतना सेलिब्रेट कर रहे हो। कौन सी है बुक, ये मुझे। ये हाउस फॉर्म एंड कल्चर, लग तो रहा है काम की है। सही जा रहा है, सही जा रहा है। अबे राज, पहले ऑथर तो देख कौन है। अरे इधर कुछ तो लिखा है, एमोस का पोपट, ये क्या है? क्या राज भाई, मुझसे पढ़ो। एमोस का पोपट नहीं है, एमोस रेपरकोट है, जो एक मशहूर आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है इनके बारे में, अच्छा लिखते हैं और ये बुक अपने असाइनमेंट से रिलेटेड ही है। हाँ चलो, इसकी ऑर्डर कॉपी भी इश्यू करवा लेते हैं और एक जेरोक्स निकाल लेते हैं। मैं और श्रीमत हॉस्टल आइट है, साथ ही में पढ़ लेंगे। विशांत और श्रीमंत साथ में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं और साथ साथ में कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं। भाई दिशांत, सुन ना, हम लोग आर्किटेक्चर को गलत समझ रहे हैं यार। रैपोर्ट बोलता है कि साइट और क्लाइमेट तो सेकेंडरी चीज़ है।
क्या बात कर रहा है तू श्रीमंत? अगर गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस है तो क्या क्लाइमेट सेकेंडरी हो जाएगा? धूप में थोड़ी ना मरेंगे हम। वही तो पॉइंट है। रेपोपोर्ट कहता है कि अगर सिर्फ क्लाइमेट ही सब कुछ होता तो एक ही मौसम वाली हर जगह पर घर एक जैसे होते, पर ऐसा नहीं है ना। राजस्थान के घर अलग है और मिडल ईस्ट के अलग है, भले ही दोनों हॉट एंड ड्राई है। तो असली चक्कर क्या है फिर? सोशियो कल्चर फोर्सेस भाई, मतलब हमारे रहने सहने, प्राइवेसी, रिलीजन और फैमिली स्ट्रक्चर, ये चीज़ें डिसाइड करती है कि अगर घर कैसे बनेगा। क्लाइमेट तो बस उसका थोड़ा मॉडिफाई करता है। अच्छा, मतलब तू कह रहा है कि जो कॉटेज हाउस होते थे वो सिर्फ हवा के लिए नहीं बल्कि पर्दा सिस्टम या सोशल गैदरिंग के लिए बने थे। एग्जैक्टली, रेपोपोर्ट इसी को कहता है प्रायोरिटी ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। वो कहता है कि अगर जो पुराने वर्नाकुलर घर होते थे वो लोग बिना किसी आर्किटेक्ट के बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सोसाइटी को क्या चाहिए। हम मॉडर्न आर्किटेक्ट्स सिर्फ लुक्स पर फोकस करते हैं। सही है यार। हम स्टूडियो प्रोजेक्ट में सनपाथ और विंड डायरेक्शन के पीछे पागल रहते थे, पर ये भूल जाते थे कि वहाँ रहने वाले इंसान क्या महसूस करेंगे। वही तो रेपोपोर्ट का मेन पॉइंट यही है। अगर तूने दुनिया का सबसे ग्रीन और सस्टेनेबल घर बना दिया पर वहाँ के लोगों के कल्चर को इग्नोर कर दिया तो वो घर उनके लिए एक जेल जैसा हो जाएगा। चलो, रेपोपोर्ट में थोड़ी टेंशन तो कम कर दी। अगली बार जरूर मैं बोल दूंगा कि सर ये कल्चर चॉइस है, क्लाइमेट का तो क्या है, वो तो मॉडिफाई हो जाएगा। बेटा, इतना भी कल्चर मत हो जाना कि जूरी वाला फेल कर दे। अगले दिन सुबह सुबह सब कैंटीन में मिलते हैं और गरम गरम चाय की चुस्की के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। इसमें अपने असाइनमेंट के रिलेटेड अच्छा कंटेंट भी है। ऑथर ने स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से बताया कि किसी भी मास्टरपीस को समझने के लिए सिर्फ उसका मॉन्यूमेंट को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट को भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम जब ताजमहल के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ वाइट मार्बल टॉम ही तो दिमाग में आता है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे निशान भाई, साथ ही में ऑथर बताते हैं कि जितनी भारी टर्म एनवायरनमेंट है उतना ही भारी उसका मतलब सिर्फ सराउंडिंग नहीं, जब वो स्ट्रक्चर बना तब की क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, सोशल कल्चर सब इंक्लूड करता है। बुक के अकॉर्डिंग तो पहले 2 टाइप्स की सोसाइटीज थी, जिसमें सारे लोग साथ में मिलकर घर बनाते थे, जिसको उन्होंने वो क्या बोलते थे, हाँ, प्रीमिटिव या प्री लिटरेट बोला। और ये दूसरी एक सोसाइटी भी थी जो प्री इंडस्ट्रियल, जिसमें आई गेस ट्रेड्समैन यानी जो थोड़े स्किल्ड वर्कर्स थे वो कॉमन स्पेसेस जैसे कि अपने मंदिर हो गया, अनाज का भंडार यानी अपनी ग्रेनरीज हो गई, वो सब बनाते थे। मतलब तभी भी वीआईपी आर्किटेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे। आई सी, इम्प्रेसिव। अरे साथ ही प्रिमिटिव में मल्टीटास्किंग लेवल ओपी था। खेती भी फार्मर करते थे और कंस्ट्रक्शन भी वो लोग ही। और यहाँ हम सबसे एक असाइनमेंट भी पूरा नहीं हो रहा। और आगे ऑथर ये भी बताते हैं कि कैसे क्लाइमेट इफेक्ट करता है फॉर्म को। हाँ, जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे अपने भारत में राजस्थान में जो वॉल्स यूज़ होते हैं, मतलब कि वो थिक वॉल्स यूज़ करते थे। और थिक वॉल्स जो है वो हीट को कैप्चर करते थे, ट्रैप करते थे ड्यूरिंग द डे एंड रात को रिलीज करते थे। सो एनवायरनमेंट सेटल हो जाता, टेम्परेचर सेटल डाउन हो जाता था। और साथ ही में रेनी एरिया जैसे कि अपने केरला, वहाँ पे जो घर की छत होती थी वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती थी, जिससे जब बारिश हो तब भी हम खिड़कियाँ खुली रख सकते थे, यानी कि वेंटिलेशन का वेंटिलेशन, और बारिश के मज़े भी ले सकते थे हम। निशान, तेरे को पता है कि हम नेचर के साथ काम करेंगे तो नेचर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये तो सोने पे सुहागा है। एसी और वो सब तो अभी आया है,
लेकिन पहले के ज़माने में घर नेचर के अकॉर्डिंग बनते थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। अरे प्रिमिटिव वाले में हम कैसे भूल सकते हैं कि लोग सब साथ मिलके घर बनाते थे, इसलिए तो शेयर्ड मॉडल होता था। हाँ, अब तक हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, और अब ये वर्ड कल्चर, इसने तो मुझे और भी चौंका दिया कि कैसे कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हम भारत की ही बात करते हैं। वास्तुशास्त्र जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने घर के प्लान को लेआउट करने के लिए, वैसे ही सेम मान्यता अपने चाइना में भी देखते हैं कि टॉयलेट, एंट्रेंस और किचन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में नहीं होती है। साथ ही में घर में कितने लोग हैं उससे भी तो घर का फॉर्म डिसाइड होता था, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी शेयर्ड वॉल्स और उतनी ही शेयर्ड बिलीफ। अच्छा, सो अभी तक हम जो सोचते थे कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होता है वो लोकली अवेलेबल होते हैं और जो चीपर होता है वही यूज़ होता है, लेकिन वो बात गलत है। जैसे कि आसाम में वो जो मंदिर या फिर कोई रिलीजियस प्लेस बनते थे उसमें स्टोन का यूज़ होता था, लेकिन दूसरी साइड घर वो सब जो बनते हैं उसमें वो वुड का यूज़ करते थे। हाँ, मतलब स्टोन अवेलेबल है, फिर भी धार्मिक मान्यताओं की वजह से घर आज भी वुड से बनते हैं, क्योंकि स्टोन मतलब पक्का स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रॉन्ग और परमानेंट। तो वुड मतलब टेम्पररी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उसका मतलब कल्चरल वैल्यू इज वेरी मच हायर देन मटेरियल लॉजिक। साथ ही में किताब में पोर्टेबिलिटी की भी तो बात हुई है। पोर्टेबिलिटी मतलब जब लोग नोमैडिक होते हैं, घर को साथ ले जाना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मंगोलियट, एक ऐसा हाउस का डिज़ाइन जो पोर्टेबल है और सस्टेनेबल भी। और साथ ही में ओवरनाइट इग्लू, जो हमने अब तक डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि जो लोग हंटिंग पर जाते थे वही लोग इसे बनाते थे और इसे यूज़ भी किया करते थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो ग्रेविटी है जो सबको फेस करनी पड़ती है, उसको भी तो मेंशन किया है किताब में, जिसका अलग अलग सॉल्यूशन भी उसमें गिवन है, जैसे कि प्योर टेंसाइल स्ट्रक्चर है, देन फ्रेम स्ट्रक्चर्स, देन कंप्रेशन सिस्टम्स एंड और एक था, अरे हाँ, वर्टिकल लोड बेयरिंग एलिमेंट्स। मतलब अपनी ये प्रिमिटिव हो या फिर यर्ट, ग्रेविटी का सॉल्यूशन सभी ने निकाला था। मतलब पहले भी आर्किटेक्चर ना होके भी एग्जिस्ट तो करता था। क्रेजी नहीं है? लेकिन आखिर में जो मॉडर्न हाउसेस को ताने मारते हैं भाई, मतलब अभी भी हाउस में हम सिर्फ एस्थेटिक देखते हैं और कल्चर वैल्यू इक्वल टू 0। अरे श्रीमंत, काफी हद तक ऑथर ने सही तो कहा है। अब कहाँ हम वास्तु में मानते हैं, और नहीं मानते वो तो ठीक है, लेकिन हम उसको प्रिमिटिव बोल के इग्नोर भी तो करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र और ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन बॉडी पैटर्न के अकॉर्डिंग है, यानी प्रिमिटिव होके भी वो एडवांस थे। आखिर में हमें ये समझ आता है कि कैसे मटेरियल है वो सिर्फ मॉडिफाई करता है, क्लाइमेट सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है, टेक्नोलॉजी एनेबल करती है, पर कल्चर उसका फॉर्म डिसाइड करता है। इसलिए हाउस सिर्फ शेल्टर नहीं है, हाउस इज कल्चर इन बिल्ट फॉर्म। बाद में सब दोस्त चाय पे चर्चा खत्म करके असाइनमेंट कंप्लीट करने लगते हैं। सारे पॉइंट्स जो चाय के कप और टिश्यू पेपर पर लिखे थे उनको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है, फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देता है, और जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है सर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने लगता है। सब दोस्त एक दूसरे को देखते हैं जैसे ये हमने ही बनाया था क्या। इनमें सबको एक रियलाइजेशन होता है असाइनमेंट हमने बनाया था, पर असली मास्टरमाइंड तो एमोस भाई की चाय थी।